हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी इसकी तेज कर लीजिएगा। चलिए आइए, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए, पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। चलिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन है। ठीक, एक दो तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए आइए, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, नासिक अभिलेख जिसके शासक गौतमी पुत्र थे, हाथी गुम्फा, खारवेल, भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार, रुद्रदामन प्रथम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। बाकी हमारे ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, हड़प्पा की खोज, दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोटदा, जे.पी. जोशी, धौलावीरा, बी.के. थापर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर से हमारे तीनों ऑप्शन हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोटदा, जे.पी. जोशी। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा है, मैच कराने के लिए है। एक तरफ वैदिक नदियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया गया है। चलिए, कुभा कुभा आधुनिक नाम उसका कुभा का कौन सा है। ठीक, आधुनिक नाम उसका है काबुल। ठीक, परसड़ी रावी नदी को कहते हैं, सदानीरा गंडक नदी है, और सतुद्री सतलज नदी है। चलिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक, तो इनमें से हमारा ये बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन सही है, अनेकांतवाद जैन धर्म का है और स्यादवाद जैन धर्म का है। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। ठीक है, और मैच कराना है सूची 1 से सूची 2 से। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। हमारा मत्स्य की राजधानी क्या है, मत्स्य की राजधानी क्या होती है, विराटनगर है। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा है। अस्मक की राजधानी क्या है, पूतन है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग तेज कर लीजिएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए, एक तरफ शब्द दिया गया है, एक तरफ विवरण दिया गया है। एरिपत्ती का मतलब क्या होता है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। ठीक, घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय होते थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इनमें से हमारा क्या है, पहला ऑप्शन एरुपत्ती और घटिका, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 7वें नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हमारा पूरा सही है। चलिए आइए 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। राजवंश से जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन से राज थे। ठीक, चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। आपको बताना है कि जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था वो किनके किनके बीच में हुआ था। सीधा सवाल हमारा ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से चोल नहीं थे, पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे। कौन थे, पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। ठीक है, ये ठीक है। चलिए आइए, तो इससे हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा कौन सा है, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। किससे, सूची 1 से सूची 2 से हमें मैच कराना है। रामानुजाचार्य, राम का मतलब होता है भगवान। ठीक, ये क्या थे, विशिष्ट थे, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक, तो रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद, क्या विशिष्ट द्वैतवाद, तो इसका मतलब हमारा कौन सा, हमारा 1 का 4 हो जाएगा। ठीक, माधवाचार्य, क्या माधवाचार्य, अगर हम माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य का द्वैतवाद सीधा कर दिए द्वैतवाद। ठीक, निम्बकाचार्य, ठीक, निम्बकाचार्य का मतलब क्या होता है, द्वैताद्वैत।
ठीक। और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, इसको याद करने का आसान तरीका है, जैसे रामानुजाचार्य क्या हो, विशिष्ट है तो विशिष्ट, राम जी क्या है, विशिष्ट थे तो विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बुकाचार्य मतलब नींबू होता है, उसको दो बीचों में काट दिया जाए तो द्वैत द्वैत द्वैत, आधा आधा भाग कर दो। वल्लभाचार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल से ऐड कर दो। तो ये सारी चीज़ें याद करने के तरीके होते हैं, जिससे हमें आसानी से ये सारी चीज़ें पकड़ में एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, औरंगजेब के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, जैसे औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। जैसे देवराई की लड़ाई, देवराई की लड़ाई कब हुई थी, तो देवराई की लड़ाई जो हुई थी वो 14 अप्रैल 1659 को हुई थी। ठीक, बनारस के पास सोजा की पराजय, बनारस के पास सोजा की जो पराजय हुई थी वो 24 फरवरी 1658 को हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को हुई थी। ठीक, धर्मत में विजय, ठीक, धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658 को। इस तरीके से आप लोग सही तरीके से मैच करा लीजिएगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से हमारा जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आइए। अगला सवाल हमारा क्या है, शासक और उसके उत्तराधिकारी कबीले। ठीक, जिस तरीके से चलिए मैच करा लीजिए। इल्तुतमिश किस कबीले से इसका संबंध था, तो इल्तुतमिश जो था उसका संबंध जो था वो शमसी वंश से था। ठीक, बलबन का किस वंश से था, बलबन का इलबरी वंश से था। ठीक है, किससे, इलबरी वंश। ठीक है, और जमालुद्दीन याकूत का हफ्सी था। ठीक, मंगू कौन थे, मंगोल थे। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हाँ ऐसे पूरी तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए 12 विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम कौन था, सभी को पता है, पहले संगम वंश था। ठीक है, चलिए पहले पढ़ लीजिए, संगम तुलु सालू अरविडू, तुलु संगम सालू अरविडू, अराविडू संगम तुलु सालू, संगम सालू तुलु अराविडू। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से पहले भाई संगम वंश था, पहले सासा तुआ याद रखिएगा, पहले संगम वंश था, फिर सालू वंश था, फिर तुलु वंश था, फिर अरुविडू वंश था, सासा तुला। ठीक, तुआ, इसको इस तरीके से आप लोग जोड़ करके पढ़िएगा। हिस्ट्री क्या है, जोड़ करके नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा आपको। चलिए आइए, दक्कन की बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है कि इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैलियों और सुदूर भारत की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किया है। दूसरा, बहमनियों द्वारा निर्मित किले निस्संदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफ़ी बढ़कर महानतम स्मारक थे। अगला, बहमनी स्थापत्य में हिंदू एवं इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्य मिश्रण प्रतिबंधित था। आपको बताना है कि इनमें से पूरी तरीके से कौन सा सही है। चलिए आइए 13 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए हिस्ट्री का अगला सवाल क्या कह रहा है कि सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में, किसके, सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध की बात किया जा रहा है। पहला क्या कह रहा है, सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। अगला क्या कह रहा है, इसी में से अगला सवाल ये कह रहा है कि सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानव रूपी रूपों में से की जाती है। ठीक, चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। 1 और दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है। ठीक, चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र में इनका वो था। ठीक, सोहरावर्दी सिंध में, औलिया मध्य प्रदेश में, फिरदौसी बिहार में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। तो फिरदौसी जो था औलिया जो थे मध्य प्रदेश में नहीं थी, दिल्ली में थे। ठीक, चलिए आइए, हो गया। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित सुमेलित करना है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, हकीक ए हिंदी तहजीबुल अखलाक
कुंजुल तिजार, जवामिउल हिकामत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए मैच करा लीजिए फटाफट। 16 नंबर चलिए, इकी हकीक ए हिंदी, इसके लेखक जो थे अब्दुल वहीद बिलग्रामी थे। ठीक है, चलिए आगे। तहजीबुल अखलाक, इसके लेखक कौन थे? इब्न मिस्काविया थे। कुंजुल तिजार बैलक अल कबाइली थे। ठीक, ये हो जाएगा। और जवामिउल हिकायत जहीरुद्दीन नस्ल मोहम्मद औफी थे। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए, डी के कर्वे ने इनके संबंधित कार्य थे। ठीक है, डी के कर्वे सचिव थे विडो री मैरिज एसोसिएशन के। ये हो गया। ठीक है, 1 का 2 हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। और बेथुन के बारे में, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किया था बेथुन ने। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत के प्रचार थे। और एम मालाबारी जो थे बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने। इस तरीके से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं, दिख रहा होगा। चलिए 18 नंबर से हमारा सवाल कह रहा है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। चलिए, पहला, 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। तीसरा, उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से आपके ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित नहीं किया था। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। चलिए 19 नंबर सवाल क्या है? 19 नंबर हमारा सवाल क्या है, विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य सीसा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। ठीक, चलिए, मुर्शीद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय दी थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सही है। तो इनमें से हमारे दूसरा और तीसरा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों कन्वेंशनों को काल क्रमानुसार सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? सालबाई की संधि से, पुरंदर की संधि से, बड़गांव की संधि से, सूरत की संधि से। या आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि कौन सी संधि सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि के बाद हुई थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के बाद बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, क्या था? आपको ये बताना है। जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति दी जा सके। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल की बात इसलिए यहाँ पे की जा रही है। तो जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था, उसी का उद्देश्य 1883 में इल्बर्ट बिल, ठीक है, कहा गया है। ठीक, चलिए ये 22 नंबर देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। चलिए पहला क्या कह रहा है, जोनाथन डंकन ने क्या किया था? 22 नंबर, जोनाथन डंकन ने बनारस का स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था। थॉमस मुनरो की बात किया जाए तो थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करवाया था। ठीक, कॉर्नवालिस, ये तो सभी को पता है, कॉर्नवालिस बंगाल के स्थायी बंदोबस्त। ठीक, हार्ट मैकेंजी महालवाड़ी बंदोबस्त। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फिर से एक बार मैच कराने के लिए बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है।
सूची 1 से सूची 2 से सॉरी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वी डी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार, दी सिपाही मिनिटी एंड रिवोल्ट 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, ठीक है, S.B. चौधरी, द इंडियन म्यूटिनीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इनमें से हमारा सी वाला जो ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं। चलिए फटाफट हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। 24 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 1800 कथन और कारण का सवाल है, ठीक है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोगी नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, इनमें से हमारा जो है दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है, ठीक है। ये बात पूरी तरीके से सही है। अगर हमें इसको मिलाना होगा तो क्या कहेंगे, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व का जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनका साथ नहीं दिए थे, उनके शासकों ने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि जोड़ करके हमें इस सेंटेंस को पूरा करना होता है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रार्थना समाज के बारे में बात किया जा रहा है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था या महाराष्ट्र से संबंधित था। इसका विश्वास एकेश्वरवाद था। इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इनमें से हमारे प्रार्थना समाज, इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना था, ये महाराष्ट्र से संबंधित था, इसका विश्वास एकेश्वरवाद से था, हमारा ये नहीं सही। तो इसका मतलब हमारा एक सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना सूची 1 से सूची 2 को मिलान कराना है और आपको बताना है ब्रह्म समाज कहाँ पे स्थापित किया गया था, कोलकाता में। मानव धर्म समाज कौन सा, हाँ मानव धर्म समाज जो था वो सूरत में था, ठीक। आर्य समाज जो था वो मुंबई में था, ठीक है। और नवदा उल उलमा ये लखनऊ में था। तो इस तरीके से हमारा इनमें से जो है वो डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए आइए अगला सवाल हमारा 27 नंबर सवाल देख लेते हैं, ठीक। 27 नंबर का सवाल है, कह रहा है कथन और कारण के भी बताना है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्धट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इसमें से दोनों सही हैं, लेकिन क्या कर रहा है कि आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सेंटेंस अलग अलग हो जा रहे हैं, नहीं तो आप क्यों के करके जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा शुरू होता है, अभी भी हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो चलिए इंडियन लीग सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। एक तरफ संस्थापक दिए हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ एसोसिएशन दिए गए हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ें, इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि इस पर विचार करना है और आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्या ये बात सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, क्या ये बात सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो भैया इनमें से जो दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी ए वाला कलकत्ता में मुंबई में हुआ था, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा आ गया है, ठीक है, पॉलिटी से आ गया है। चलिए आइए बताइए, सही निम्नलिखित विषयों पर विचार की तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित करना है। जैसे संघ तथा उसका राज्य किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। आपको इसको व्यवस्थित तरीके से वो करना है। देखो भैया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, ये बात सभी को पता है, ठीक है। और बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा है, भाग 3 है,
ठीक है। और नागरिकता, नागरिकता का कौन सा है, 4 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के ठीक है। इस तरीके से संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, और उसके बाद फिर हमारा आ जाता नागरिकता भाग 2 में है, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य हमारा 4 का में है। तो आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कौन से किस भाग किसके बाद आता है। तो इनमें से हमारा ये हो जाएगा बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ठीक, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है, ठीक, जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। ठीक है, चलिए आइए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से ना तो एक सही है और ना ही हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल हमारा भी सूची 1 से सूची 2 से मैच ही कराना है। चलिए आइए, ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हमारी तरफ सरकार के प्रकार है, दूसरी तरफ उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार जो है वो सामूहिक उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला सवाल अध्यक्षात्मक सरकार, ये शक्ति पृथक्करण। ठीक है, संघीय व्यवस्था, ये शक्तियों का विभाजन होता है इसमें। ठीक, एकात्मक व्यवस्था, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए 33 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। 33 नंबर हमारा जो सवाल कह रहा है कि भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। ठीक, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। आपको बताना है कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं, ये बात सही है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ये भी बात सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विधि की समझ समानता ये कहाँ से लिया गया है। क्या कह रहा है, विधि की समझ समानता कहाँ से लिया गया है। तो इंग्लैंड से लिया गया है, ये चीज़ याद रखिए। विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है जापान से। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये लिया गया है आयरलैंड से। हो गया इनमें से। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। चलिए मूल कर्तव्य की, ठीक है, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे मूल कर्तव्य हो गया, मूल कर्तव्य किसमें, 4A, राज्य 6 में, भारत का महान्यायवादी 10-3-13 में, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक, 14 में। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से भारत का महान्यायवादी जो है ये पूरी तरीके से गलत है। चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, मैच कराने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, ये बात पूरी तरीके से सही है। पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण 16(4) में है, ये भी बात हमारी सही है। चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये गलत हो गया, ये हमारा आर्टिकल 15 में है। ठीक है, चलिए आइए मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये अनुच्छेद हमारा 13 में है। ठीक, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही, अभी हमने उसको बताया, जाति धर्म लिंग के अनुसार। अनुच्छेद 20 बंदी के विरुद्ध सुरक्षा हो गया। ठीक, अनुच्छेद 25 क्या हो जाए, धर्म की स्वतंत्रता हो गया। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार हो गया। ठीक, इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए फिर से हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए आइए देख लेते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हमारा 215 हमारा कौन सा सही होगा,
215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय हमारा इनमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी वाला 222, ठीक है, 222 का हमारा किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 226 में हमारा क्या है कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और 227 में हमारा दूसरा ऑप्शन सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ए वाला ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा मैच कराना है, ठीक है। अनुच्छेद 16(2), ठीक है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 16(2) क्या कह रहा है, इसको कैसे मैच कराएंगे? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 29(2), ठीक, किसकी बात की जा रही है? अनुच्छेद 29(2). अनुच्छेद 29(2) का मतलब होता है कि हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधा सीधा 29(2), किसी दिख रहा है यहाँ पे, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए तीसरा क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30(1) हमारा क्या कह रहा है? तो हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से और हमारा हो जाएगा डी, ठीक। 31 का 1 हम यहाँ पे आ जाएंगे फिर से, ठीक है। सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको 31 का 1 कर देते हैं, ठीक है। 31 के 1, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल थोड़े बड़े हैं, ठीक है। चलिए आइए, भारत में किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ या लाभों का हकदार होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। यह समुदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा 1 और 3 ऑप्शन सही है, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। ओके, 41 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये बात सत्य है, ठीक। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों द्वारा विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, और ये भी बात सत्य है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसका मतलब यहाँ पे गलत हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं होता, ये भी बात सही है। इस तरीके से हमारा 1, 2 और 4 ऑप्शन पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा 42 नंबर का सवाल है, ठीक। मैच कराना है, ठीक। एक तरफ राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कब अपनी पद अवधि धारण किया था, ठीक। 42 नंबर, चलिए आइए। फखरुद्दीन अली मोहम्मद, इन्होंने 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति थे। एन संजीव रेड्डी कब थे? एन संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक थे, ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थे 1967 से 69 तक, ठीक। वी गिरी, ये थे 69 से 74 तक, ठीक। इस तरीके से हमारा इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके।
चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहिताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष का, निर्वाचन आयोग का, उच्चतम न्यायालय का, महान्यायवादी का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा निर्वाचन आयोग जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए आइए 44 नंबर देख लेते हैं। कथन कारण का सवाल है। पहला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्या बात सत्य है? सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाम मात्र अध्यक्ष होता है, क्या बात सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए 45 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदस्य नहीं है? आपको बताना है। शक्तियों और संवैधानिक प्रतिबंध, मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, ना तो संसद और ना किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना, महाभियोग, ठीक, प्रक्रिया। ठीक, चलिए आइए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, 45 के डी। चलिए आइए 46 कह रहा है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सही नहीं है। तो इनमें से हमारा जो सी ऑप्शन है पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा के मूल को 1919 के विगत वर्ष में खोजा जा सकता है, जब भारत सरकार ने 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया था। क्या बात सत्य है? ये चीज़ बताना है। ठीक, राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियां निर्मित हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सा सही है? लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। ठीक है, अगला सवाल, भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिरूपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा लिया गया है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। चलिए आइए 49 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है 49। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। जैसे प्रवर समिति, प्रवर समिति में क्या होता है कि बिल की प्रवर समिति को हम मिला देंगे 4 से। बिल की खंड से समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। ओके, अगली बात कहती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सरकारी पैसा विवेक ढंग से खर्च हुआ या नहीं हुआ इसकी परीक्षण करती है। ठीक है, चलिए कार्य सलाहकार समिति, कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। ठीक, ये हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का मतलब बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। 50 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी ना की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आइए बताइए इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं।